रात के 12 बजे थे। मैं रोज की तरह अपने कमरे में पढ़ रही थी। तभी डैड मेरे कमरे में आए। मुझे देखकर बोले, पढ़ रही हो क्या रूपल? मैंने उनकी तरफ बिना देखे कहा, आपको जो कहना है कहिए और जाइए। मैं जानती थी कि डैड इस समय मेरे कमरे में सिर्फ तुम पढ़ रही हो क्या पूछने तो नहीं आए होंगे। जरूर कुछ और कहने आए होंगे और भूमिका बांध रहे हैं। भूमिकाओं से मुझे खासी नफरत है। ये वजह काफ़ी थी मुझे क्रोध दिलाने के लिए। डैड ने सिर झुकाकर कहा, अब उसे माफ़ कर दो रूपल, वैसे भी वो हमें छोड़कर जाने वाली है। माफ़? माई फुट, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैंने गुस्से को रोकते हुए कहा, आखिर वो तुम्हारी मॉम है। डैड के ये शब्द मुझे अंदर तक तोड़ गए। मैं गुस्से में चीख पड़ी, डैड, वो आपकी वाइफ हो सकती है, मेरी मॉम नहीं, और ना ही वो कभी मेरी मॉम की जगह ले सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं करवा सकती। पर रूपल, डैड का वाक्य पूरा होने से पहले ही मैंने अपनी किताब जमीन पर फेंक दी। जाइए यहाँ से, जाइए, जस्ट लीव मी अलोन। डैड मेरा गुस्सा देखकर चले गए और मैं देर तक सुबकती रही। मैं भले ही सिर्फ 15 साल की थी, पर परिस्थितियों ने मुझे अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा कर दिया था। रोते रोते अचानक मुझे डैड के शब्द ध्यान आए कि वो हमें छोड़कर जाने वाली है, और मेरे दिमाग ने इसका सीधा साधा मतलब निकाल लिया कि डैड और निहारिका का तलाक होने वाला है। क्या सच? क्या इसीलिए डैड दुखी थे? मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं अपने दोनों कानों पर हाथ रख कर चिल्लाई, ओह ग्रेट। दूसरे दिन मैं खुशी खुशी स्कूल गई। मैंने अपनी सहेलियों को कैंटीन में ले जाकर ट्रीट दी। हालांकि सब खाने पीने में मस्त थी, पर नैन्सी ने पूछ ही लिया, रूपल, आखिर ये ट्रीट किस खुशी में दी जा रही है? मैंने चहकते हुए कहा, फाइनली फाइनली एंड फाइनली, निहारिका और मेरे डैड में तलाक होने वाला है और वो हमें छोड़कर जाने वाली है। अपनी स्टेप मॉम निहारिका के लिए मेरे मन में इतनी नफरत थी कि मैंने उसे कभी मॉम नहीं कहा। मैं हमेशा उसे निहारिका ही कहती रही, डैड के लाख समझाने के बावजूद। वैसे भी खुली संस्कृति वाले अमेरिका में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तभी रीता ने कोक का घूंट गटकते हुए पूछा, रूपल, क्या तुम्हारे डैड और स्टेप मॉम में कभी झगड़े होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का उत्तर देने के साथ ही मैं अतीत में पहुंच गई। जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम और डैड में बहुत झगड़े होते थे। उनको झगड़ता देखकर मैं रोने लगती। थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो जाते, पर फिर से झगड़ना शुरू कर देते। उनके झगड़े में बार बार मेरा नाम भी शामिल होता। दोनों कहते कि अगले की वजह से रूपल का यानी मेरा जीवन खराब हो रहा है। मैं बहुत सहम जाती थी। मैं मॉम या डैड में से किसी एक को चुनना नहीं चाहती थी। इसी कारण कई बार नींद खुल जाने के कारण भी मैं आंखें बंद किए पड़ी रहती कि कहीं मुझे रोता देखकर दोनों एक दूसरे पर मुझे रुलाने का कारण न थोपने लगे। कई बार भय से मेरा टॉयलेट बिस्तर पर ही छूट जाता और मॉम मुझे बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे बैठा देती। रात में ही बेडशीट बदली जाती। मुझे थोड़ा पुचकार कर फिर दोनों झगड़ने लगते, पर बात संभलते ना देखकर दोनों की सहमति से मुझे दूसरे कमरे में सुलाया जाने लगा। पर अफसोस, झगड़े की आवाज़ों ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं कानों पर तकिया रख कर जोर से दबाती, पर आवाज़ें मेरा पीछा ना छोड़ती। मैं रोज़ कामना करती कि मेरे मॉम डैड के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, हम भी हैप्पी फैमिली की तरह रहें, मगर मेरी कामना कभी पूरी नहीं हुई। मुझे आज भी वे दिन अच्छी तरह याद हैं। मैं 6 साल की थी। मॉम ने मुझे गुलाबी रंग का फ्रॉक पहनाया और खूब प्यार किया। मॉम बहुत रोती जा रही थी। रोते रोते ही उन्होंने मुझसे कहा, रूपल, मैं केस हार गई हूँ।
तुम्हारी कस्टडी पापा को मिली है। मैं वापस इंडिया जा रही हूँ। तुम्हें यहाँ अमेरिका में रहना है अपने पापा के साथ। हो सकता है आगे तुम्हारी कोई स्टेप मॉम आ जाए, पर तुम संयत रहना। बड़ा होने पर मैं कैसे भी तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। मॉम चली गई और मैं रह गई डैड के साथ अकेली। पहले 2 सालों में डैड मुझे इंडिया लेकर गए, मॉम से मिलाया भी, पर उसके बाद ये संपर्क टूट गया। हाँ, कभी कभी मॉम से फ़ोन पर बात होती। उनके आंसू मुझे अंदर तक चीर देते थे। मैं इमोशनल सपोर्ट के लिए डैड पर निर्भर होती जा रही थी। मेरा 8वां बर्थडे था जब निहारिका डैड की ज़िंदगी में आई। वो पार्टी में इनवाइटेड गेस्ट थी। डैड उससे बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मुझे उसका डैड के साथ इस तरह घुल मिल कर बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अलबत्ता उसके बेटे मार्क के साथ मेरी अच्छी जमी। हमने कई साथ खेल खेले। उसके बाद निहारिका अक्सर हमारे घर आने लगी। डैड का टाइम जो मेरे लिए था, उस पर वो कब्जा जमाने लगी। उसे डैड के साथ देखकर मेरे मन में ना जाने कैसे आग सी लग जाती। मुझे लगता कि डैड के इतने पास कोई नहीं बैठ सकता। वो मेरी मॉम की जगह है जिसे कोई नहीं ले सकता। मैं तरकीबें सोचती कि कैसे डैड को उससे दूर रखूं, पर डैड और निहारिका के प्रेम के बहाव के आगे मेरी छोटी नादान सारी तरकीबें बह गई। प्रेम अंधा होता है और स्वार्थी भी। डैड को निहारिका को अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट में पहला स्थान देते समय मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। कुछ ही महीनों में दोनों ने शादी कर ली। निहारिका के साथ उसका बेटा मार्क भी हमारे घर आ गया। मार्क के रूप में मुझे सौतेला ही सही, पर छोटा भाई तो मिल ही गया। मगर निहारिका को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकी, ना ही कभी अपनी मॉम की जगह दे सकी। वेडिंग गाउन में जब निहारिका ने हमारे घर में प्रवेश किया था, तो मेरा गुस्से से भरा चेहरा देखकर उनके पहले शब्द यही निकले थे, रूपल बेटा, जिंदगी एक बहाव है। जीवन नदी कैसे बहती है कोई नहीं जानता। यह नदी कभी पत्थरों को साथ बहा ले जाती है, तो कभी कभी बड़े पर्वत को काट देती है, तो कभी मन बना लेती है कि उसे पर्वत से नहीं टकराना, और फिर चुपचाप अपना रास्ता बदल देती है। अब यह पता नहीं कि नदी ये सब अपनी इच्छा से करती है या सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। फिर भी हम किसी सूरत से नदी को दोष नहीं दे सकती। तुम्हारे जीवन में मैं आ गई। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। सब कुछ अचानक हुआ है, ये पूर्व नियोजित नहीं था। फिर भी अगर तुम मुझे गलत समझती हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। अब हम एक फैमिली हैं और मैं कोशिश करूँगी कि हम एक अच्छी फैमिली के रूप में आगे बढ़ें। मुझे उसकी बात में दम लगा था। मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। शायद मैं उसे माफ़ कर देती, पर मेरी माँ के आंसू मुझे ऐसा करने से रोक रहे थे। मैंने अपने आप को संयत किया। ओह, कितनी चालाक है, अपना ज्ञान बघार रही है, पर मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती। सोचते हुए मैंने उसका हाथ झटक दिया और अपने कमरे में चली गई। वैसे निहारिका की पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग थी। वो MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ चुस्त दुरुस्त महिला भी थी। वो इतनी हेल्थ कॉन्शियस थी कि सुबह 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करती और बैलेंस डाइट पर बहुत जोर देती है। हेल्दी फूड, हेल्दी ड्रिंक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, बस हेल्दी हेल्दी हेल्दी। उसके सिर पर अच्छी हेल्थ का भूत सवार रहता। उसके इतने गुणों के बावजूद मेरे मन में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। मुझे लगता निहारिका मेरी मॉम के आंसुओं का कारण है। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी अपनी खुद की मॉम और डैड के झगड़े के बीच कभी निहारिका का नाम नहीं सुना था। अरे कहाँ खो गई? रीता की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी और मैं फिर से कोक और चिप्स में मगन हो गई। अगले 4-5 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे बीते। मैं खुद में खुश थी। ईयर प्लग लगाकर गाने सुनती और अपने में मस्त रहती।
घर में क्या चल रहा है इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। करीब हफ्ता भर बीत जाने के बाद मार्क ने बताया कि मॉम हॉस्पिटल में है। अरे हाँ, कुछ दिनों से मुझे निहारिका घर में दिखी भी नहीं थी, पर मेरी नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे होते हुए भी नहीं देखती थी, तो उसके ना होने पर क्या खाक ध्यान देती। खैर, हॉस्पिटल में है तो भी मुझे क्या। फिर भी औपचारिकता के नाते मैंने मार्क से पूछ ही लिया, क्या हुआ है उन्हें? वो सुबक पड़ा, मॉम को लंग कैंसर है, टर्मिनल स्टेज। व्हाट? मैं चीखी, अभी पता चला और इतनी जल्दी टर्मिनल स्टेज कैसे? दरअसल कैंसर शुरू में लंग्स में ही था, पर अब ब्रेन तक फैल गया है, मार्क ने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे झटका सा लगा, फिर बोली, तुम चिंता मत करो मार्क, एवरीथिंग विल बी फाइन, कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। अब मुझे डैड की बात का मतलब समझ में आया कि वे मुझे क्यों कह रहे थे कि उसे माफ़ कर दो, वो हमें छोड़कर जाने वाली है। तो क्या छोड़कर जाने का मतलब ये था? ओ नो! मैं निहारिका से मिलने के लिए अधीर हो उठी। शाम को मैं डैड के साथ हॉस्पिटल गई, पर उससे मिल ना सकी। उसे शीशे के कैबिन में सबसे दूर रखा गया था। पर क्यों डैड? मैंने डैड से पूछा। बेटा, निहारिका को कीमो के बाद शरीर कमज़ोर होने के कारण सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन ने घेर लिया है। उसे अब सबसे अलग इसलिए रखा गया है कि आगे उसे कोई इन्फेक्शन ना लगे। मैं शीशे के पार निहारिका के शरीर में लगी तमाम ट्यूब्स को देख रही थी। ये सच है कि मैं निहारिका को डैड से दूर देखना चाहती थी, पर ऐसे नहीं। मैं उससे नफ़रत करती थी, पर इतनी भी नहीं कि उसे इस हालत में देखूं। उस समय मैं बस कहना चाहती थी कि मैंने उसे माफ़ किया, पर शीशे के उस पार वो क्या सुन पाती। मेरी आंखें छलक पड़ी। उस रात मैं सो नहीं पाई और उस दिन को याद करने लगी जिस दिन निहारिका मेरे डैड की पत्नी बनकर मेरे घर आई थी और मैंने उसके बारे में एक बुरी औरत होने का विचार बना लिया था। मैं उसकी सुंदरता, उसकी काबिलियत, उसके हेल्दी लाइफ स्टाइल को वो अवगुण मानने लगी, जिसके कारण मेरी मॉम मुझसे दूर हो गई। ऐसा नहीं कि निहारिका ने मुझसे प्यार जताने की कभी कोशिश नहीं की। पिछले 6 सालों में उसने मेरा दिल जीतने के लाखों प्रयास किए। कितनी बार उसने आंखों में आंसू भर कर मुझसे प्लीज मुझे माफ़ कर दो कहा, पर मैंने उसके हर प्रयास को एक साजिश समझा जिसके द्वारा वो मेरे मन से मेरी मॉम की जगह छीन सके। मुझे याद है कि अक्सर ब्रेकफास्ट निहारिका ही बनाती थी। ज़्यादातर वो वही बनाती जो मार्क को पसंद था। उसके लाख पूछने के बावजूद मैंने उसे अपनी पसंद नहीं बताई, पर शायद उसने डैड से पूछ लिया और अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय चहकते हुए ये कहकर परोसा कि आज मैंने अपनी बेटी रूपल की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। बस इतना सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने उसके सामने ही ब्रेकफास्ट डस्टबिन में फेंक दिया और फ्रिज से ब्रेड बटर निकाल कर खा लिया। निहारिका मुझे देखती रही, पर मैंने पलट कर नहीं देखा। उसके बाद उसने मुझे तोहफे देने शुरू किए। मेरी पसंद के कपड़े, मेरी पसंद के जूते, खिलौने या कुछ और महंगे से महंगा। इतने महंगे उसने कभी मार्क के लिए भी नहीं लिए थे, पर मैंने हर बार ये कहते हुए कि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, तुम मुझे सारी दुनिया की दौलत से भी खरीद नहीं सकती, उसके तोहफे लौटा दिए। हर बार वो दुखी होते हुए कहती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हर बार उसकी आंखें डबडबाती। कभी कभी एक पल के लिए मेरा दिल पिघलता भी, पर मैं तुरंत संयत हो जाती। वो मेरी माँ के आंसुओं का कारण थी, इसलिए मैं बिना परवाह किए सिर झटक कर चल देती। वो हमारे रिश्तों को सुधारने के लिए कभी मॉल, कभी पार्क, कभी मूवी चलने का प्रोग्राम बनाती, पर मैं सिर या पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। सच्चाई तो ये थी कि मैं उसे एक मौका भी नहीं देना चाहती थी कि वो मुझे खरीद सके। मुझे लगता था इसी में उसकी हार है। हाँ, एक वक्त था
जब मैं काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। मुझे कई दिनों से बुखार था। निहारिका मेरा ध्यान रखने में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। वो मुझे अपने हाथ से दवा देती, जबकि मैं चाहती थी कि डैड मुझे दवा दें। मैं दवा खाती नहीं थी। अगर उसने मुंह में डाल दी तो निगलनी तो बिल्कुल नहीं थी। गाल के बीच में फंसा लेती, उसके जाने के बाद थूक देती। इसी कारण बुखार बहुत बढ़ गया। मैं शायद अर्ध बेहोशी की अवस्था में मॉम मॉम बड़बड़ा रही थी जब निहारिका मेरे कमरे में आई। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गई और मेरे तपते सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मॉम के होने का एहसास हुआ और मैं धीरे से उठकर उससे लिपट गई। निहारिका ने भी मुझे गले से लगा लिया। दिल को बहुत सुकून मिला। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी मॉम नहीं है। मैंने जल्दी से अपने को उसकी बाहों से छुड़ाया। माथे से ठंडे पानी की पट्टी हटाकर पानी का जग फेंक दिया। पानी फर्श पर फैल गया। उस पानी के बीच मुझे निहारिका की आंखों का पानी दिखाई नहीं दिया, बस शब्द सुनाई पड़े, आर यू ओके? प्लीज़ फॉरगिव मी प्लीज़। उसके बाद डैड ने ही मुझे दवा दी। तन से मैं ठीक हो गई, पर मन पहले से अधिक बीमार हो गया। मुझे लगा ये मेरी बहुत बड़ी हार थी और उसकी बहुत बड़ी जीत। मैं कई दिनों तक उससे आंखें चुराती रही। मुझे लगता वो मुस्कुरा रही होगी, जश्न मना रही होगी। नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। मुझे और कठोर होना पड़ेगा। शायद वो निहारिका की मुझे मनाने की आखिरी कोशिश थी। मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और मुझे परी बनना था। वह जानती थी कि महंगे गिफ्ट मुझे रिझा नहीं सकते, इसलिए उसने अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर खुद मेरा गाउन डिजाइन किया। सुनहरी पाइपिंग व लैस से सजा मेरा रेड गाउन और साथ में हैट पर लगे रेड रोज। मैं देखती ही रह गई। मेरी सहमति देखते ही वो चहक कर बोली, रूपल प्लीज मुझे पहन कर दिखाओ ना। जिस दिन तुम्हारा फंक्शन है मेरा टूर है, तब मैं देख नहीं पाऊंगी। मैं गाउन लेकर बाथरूम में गई। मेरा दिल उसे माफ़ करना चाहता था। मैं गाउन पहनने लगी। अचानक मुझे लगा ये उसकी जीत होगी। उसकी ही नहीं, ये उन सारी दूसरी औरतों की जीत होगी जो बच्चों को मॉम या डैड किसी एक के पास रहने को मजबूर कर देती हैं। मेरे मुंह का स्वाद कसैला हो गया। मैंने गाउन पर कैंची चलानी शुरू कर दी। पाइपिंग लेस और गुलाब के फूल सब बिखर गए, पर शायद गाउन ही नहीं कटा। उस दिन से बहुत कुछ कट गया, बहुत से फूल बिखर गए। मैंने तमतमाते हुए उसे वो गाउन वापस करते हुए कहा, लो अपना गाउन, तुम मुझे इससे खरीद नहीं सकती, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। इस बार निहारिका की आंखें डबडबाई नहीं, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, आखिर मेरी गलती क्या है? आखिर तुम मुझे किस अपराध की सजा दे रही हो? अगर तुम्हें कुछ गलत लगता भी है तो क्या तुम उस बात को भूलकर मुझे माफ़ कर फिर से आगे नहीं बढ़ सकती? तुम मेरी माँ के आंसुओं का कारण हो। तुमने मेरी हैप्पी फैमिली को तहस नहस किया। मॉम डैड को अलग किया, फिर डैड को मुझसे अलग किया। अब ओछी हरकतों से मुझे खरीदने की कोशिश कर रही हो। मैं चिल्लाती जा रही थी। अपनी सारी नफ़रत एक बार में निकाल देना चाहती थी। मैंने आरोपों की झड़ी लगा दी। मैं उसे रोता छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से हमारे बीच बातचीत बहुत कम हो गई। निहारिका ने मुझे मनाने की सारी कोशिशें बंद कर दी। मैं खुश थी। मुझे लगा मैंने अपने आप को बिकने नहीं दिया। यह मेरी जीत थी। समय आगे बढ़ता गया और मैं अपने कमरे में और कैद होती गई। कमरा जहाँ लैपटॉप था जो मुझे सोशल मीडिया के हजारों लोगों से जोड़े रखता। काल्पनिक ही सही, पर मैंने भी अपनी एक फैमिली बना ली थी। एक बड़ी फैमिली जहाँ दर्द और खुशियाँ भले ही न बंटती हूँ, पर इससे पहले कि मुझे काटने को दौड़े वो बेदर्द समय ज़रूर कट जाता था। तभी अलार्म बजा और मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आई। वर्तमान जहाँ मैं जीत के बाद हार का सामना कर रही थी। मैं बार बार उसे हर्ट करने के लिए, उसका दिल दुखाने के लिए अपराध बोध महसूस कर रही थी।
मैंने सोच लिया था कि अब मैं जब भी उससे मिलने जाऊंगी उसे बाहों में भर कर कहूँगी कि मैंने उसे माफ़ किया। अब मैं अमेरिका में पली बढ़ी 16 साल की किशोर लड़की थी, या यूँ कह सकते हैं कि मैं एक होने वाली नवयुवती थी। नई जनरेशन और आज़ाद ख्याल होने के नाते अब मैं जानती थी कि किसी भी ख़त्म हो चुके रिश्ते के टूटने की वजह हमेशा दूसरी औरत ही नहीं होती, उस रिश्ते को तो टूटना ही होता है। मैंने निहारिका को हमेशा दोषी माना। क्यों? इसका उत्तर मेरे पास खुद नहीं था। वो भी जानती थी कि वो मेरी माँ नहीं है और ना ही कभी हो सकती है, पर हैप्पी फैमिली के अपने सपने को पूरा करने की उसने बहुत कोशिश की, परंतु उसके सारे प्रयास मुझे उसकी चाल लगते और उसे विफल करने में अपनी जीत। मैं हर साल उम्र में तो बड़ी होती रही, पर पता नहीं क्यों इस बात को समझने में बड़ी नहीं हो पाई। काश वक्त मुझे थोड़ा और वक्त दे दे और मैं अतीत को भूलकर आगे जी सकूं। क्या ऐसा होगा? मैं अधीर हो उठी। 1 हफ्ते तक कीमो व रेडिएशन के चलते निहारिका को उसी शीशे के कैबिन में रहना था। मैं उससे मिल नहीं सकती थी, पर मैं ये वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने बाजार जाकर वैसे ही गाउन का ऑर्डर दे दिया जो 1 हफ्ते बाद मिलना था। मैं निहारिका के सामने उसी गाउन में जाना चाहती थी। निहारिका की हालत बिगड़ने लगी थी। उस पर ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा था। रेडिएशन की हीट से उसका सारा शरीर जल रहा था। मैं चिंतित थी, पर उसके वार्ड में जाने और ठीक होने का इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरी आशा के विपरीत शीशे के कैबिन से निकालकर उसे वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे हॉस्पिस केयर के लिए हॉस्पिटल में ही बने एक विशेष कक्ष में भेज दिया गया। डैड ने ही मुझे बताया कि हॉस्पिस केयर उन मरीजों को दी जाती है जो अपने जीवन की अंतिम अवस्था में होते हैं। यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, केवल मरीज का दर्द कम करने और उसे शांतिपूर्वक मृत्यु के आगोश में जाने की कोशिश भर होती है। मरीज के साथ यहाँ उनका परिवार भी रह सकता है, जो स्पिरिचुअल हीलिंग के वातावरण में अपने प्रियजन को फाइनल गुड बाय कह सके। डैड और मार्क निहारिका के साथ रहने के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए, पर मैं निहारिका का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं घर पर ही रह गई। यह हिम्मत जुटाने में मुझे 2 दिन लग गए। मैं वो रेड गाउन पहनकर हॉस्पिटल आ गई। मार्क और डैड मुझे देखकर दंग रह गए। मैं अंदर वार्ड में आ गई। निहारिका को इतनी कमज़ोर अवस्था में बेड पर लेटे देखकर मैं भीतर तक कांप गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए। निहारिका ने मुझे अपने करीब बुलाया। हम दोनों को कमरे में छोड़कर डैड और मार्क बाहर चले गए। निहारिका ने मुझे उठाने का इशारा किया। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। उसने दूसरी बार मुझे प्यार से गले लगा लिया। मैं आंसुओं का वेग नहीं रोक पाई। झरझर आंसू बहते ही जा रहे थे। मैं अपने दिल की बात कहना ही चाहती थी कि मुझे महसूस हुआ कि निहारिका ने मुझे कुछ ज़्यादा ही कस के पकड़ा है। मैंने साप्रयास उसे अपने से अलग किया। उसकी आंखें मुझे ही घूर रही थी। मुझे उस समय तक पता नहीं था कि मरना क्या होता है, पर किसी अनिष्ट की आशंका से मैं डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाई। निहारिका हमें छोड़कर सदा के लिए जा चुकी थी। निहारिका के जाने के बाद हमारे जीवन में एक खालीपन सा भर गया था। अब मैंने महसूस किया कि उसने ना सिर्फ इस घर में बल्कि मेरे मन में भी एक जगह बना ली थी। जब जब उस पल को सोचती हूँ एक टीस सी उठती है। काश मैं वो कह पाती जो मैं कहना चाहती थी, पर क्या वो उस समय सुन पाती? क्या कोई इंसान जब वो मृत्युशैया पर होता है तो उसके लिए उन शब्दों का कोई महत्व होता है जिन्हें वो जीवन भर सुनना चाहता है? क्यों हम जीवन को हमेशा चलने वाला मानते हैं? क्यों हम समय रहते अपनी बात नहीं कह देते? हम अपने क्रोध, नफरत, गुस्से को सहेजने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जिस दीवार को हम बड़ी शान से अगले पल को सौंप देना चाहते हैं, वो अगला पल 2 लोगों के जीवन में रहता भी है या नहीं।
मुझे अपनी ही बातों से घबराहट होने लगी। मैं बालकनी में चली आई। नीले आकाश में सफ़ेद बादल तेज तेज घूम रहे हैं। मुझे चक्कर सा आ रहा है। मेरे मन में कोई चिल्ला रहा है, निहारिका, निहारिका। मैं फिर ऊपर देखती हूँ। घूमते बादलों को देखकर मैं जोर से चीखने लगती हूँ, निहारिका प्लीज, प्लीज फॉरगिव मी। मगर मैं जानती हूँ इस बार अनसुना करने की बारी निहारिका की है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।